हेलो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस चाहते हैं तब ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बता रखा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि मतलब मान लीजिए अगर आपके पास एक करोड़ कैश है और मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का ही आपने कोई जमीन खरीद लिया, तो आपके पास खाने के पैसे नहीं बचते। तो आपको तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपके पास कुछ खाने के पैसे हो और आप कमाते हो और आपके पास एक अच्छा खासा रॉ कैश है, तो तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप मतलब आपका कोई मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाता है, तो तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तभी आपको फायदा देता है। ये नहीं कि आपने 1 करोड़ रुपए आपने पूरा खरीद लिया जमीन और आपके पास खाने के पैसे नहीं है, बाद में आपको मजबूरी में उसको सस्ते में बेच रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो आपके पास प्रॉपर रॉ कैश है। और मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रॉपर एक रूल होता है इसमें। 50%, मतलब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 50%, मतलब 50 लाख रुपीज तक आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 50 लाख रुपए अपने साइड में रखिए। अगर आपके पास कोई अच्छा खासा स्टेबल नौकरी नहीं है, अगर आपके पास स्टेबल नौकरी है, अगर आपके पास फिक्स इनकम आते रहते हैं, तो हाँ, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मेन मुद्दे पे आके बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं तो आपको दिमाग में क्या रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको रहेगा वो है अंडरस्टैंड द मार्केट। जी हाँ, आपको मार्केट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मार्केट अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप किस लोकेशन में ले रहे हैं या अभी क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, तो आप ऐसे ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके इतना ज्यादा बड़ा लोकेशन इतना बड़ा लैंड लेके कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई आप किस लोकेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि वहां पे आपको जो रिटर्न है कुछ सालों में 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि मैंने को पुराने वीडियो में बता रखा है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न इसमें इजीली मिल जाता है रियल स्टेट में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको रॉ कैश बहुत जरूरी होती है। तो रॉ कैश के लिए इसमें थोड़ा इश्यू रहता है, वरना को मिल जाता है। लेकिन आपको ये जो पहला पॉइंट है इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब सेकंड पॉइंट में आता है वो है आपका डिफाइन योर गोल्स। देखिए, आपको गोल अपना डिसाइड करना पड़ेगा। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं, किस पर्पज पे ले रहे हैं। आप वहां पे रहने के लिए ले रहे हैं, वहां पे रेंट देके के आपको पैसा चाहिए जिंदगी भर, मतलब जो मंथली जो रेंटल इनकम आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपका गोल क्या है, आपको वो कंसिडर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना कोई लैंड पे, उनका कई सारे गोल्स होते हैं। कोई सोचते हैं कि यार मैं ये लैंड को परचेज कर लेता हूँ, कुछ साल बाद यार इसके पैसे इसकी मतलब बढ़ जाएगा, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। कुछ कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार, यहाँ पे मैं लैंड खरीद लेता हूँ, प्रॉपर्टी बना देता हूँ, फिर मैं मंथली रेंट लेता रहूंगा जिंदगी भर। कुछ कुछ लोग सोचते हैं यार मैंने लैंड ले लिया, वहां पे भी मैं घर बना लूंगा अपना, मैंने एक नीचे जमीन, मतलब नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है मैंने खुद खुद रह लूंगा, ऊपर मैं जो जितने भी अपने मोहल्ले मतलब ऊपर का जो बनाऊंगा वो सारे रेंटल में जाएंगे। तो कई सारे जो आपके गोल्स है उसको आपको कंसिडर करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब तीसरा जो होता है वो है टाइप्स ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको टाइप्स को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एक हो गया रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तीसरा होता है आपका रीट्स। तो आपका जो रेसिडेंटियल प्रॉपर्टी होता है, इसमें क्या होता है कि आपका रेंटल इनकम आता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने लैंड ले लिया, घर ले लिया और वहां पे आपने रेंटल इनकम आप लेते रहे, तो ये एक रेसिडेंटियल प्रॉपर्टी होती है। इसमें आपने फ्लैट ले लिया या ये सब चीजें हो गई। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि मतलब मान लीजिए आपने कोई जमीन ले ली, वहां पे ऑफिस बना दिया, जो कि कहते हैं ना वर्क स्पेस बना दिया। तो कोई जो छोटी स्टार्टअप कंपनी होती है वो रेंटल में लेके आपका खुद मतलब ऑफिस यूज करते हैं। तो आपको किस मतलब चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको कंसिडर करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब देखिए, आपने सोचा कि मुझे यहाँ पे ऑफिस वालों को ही रेंट देना है, तो आप ऐसे लोकेशन पे लगाइए और इतना अच्छा खासा बड़ा लैंड लेना पड़ेगा आपको, तभी ये पॉसिबल है। यानी कि आपने छोटा लैंड ले लिया और आपने बोला कि यार मैंने यहाँ पे मतलब मैं ऑफिस को वर्क स्पेस रेंट देने वाला हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये चीजें आपको बजट पे ध्यान रख के आपको करना पड़ेगा। अब और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, रीट्स, जो कि रीट्स बेसिकली होता है, आपने सुना होगा जिसका कि म्यूचुअल फंड भी निकल रखा है, ट्रस्ट भी निकल रखा है। बेसिकली ये भी एक टाइप का मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक प्रॉपर्टी पे आपका म्यूचुअल फंड्स होता है, तो आप इस पे भी रिसर्च मार सकते हैं। प्रॉपर्टी पे स्टॉक्स भी होते हैं, तो आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा। लेकिन अभी जो है ये ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। जो हमारा रीट्स है, ये आप इसमें इन्वेस्टमेंट अभी ना करें तो मेरा सजेशन रहेगा, आप अभी फिजिकल प्रॉपर्टी लेने की ज्यादा सोचिए, क्योंकि ये अभी ज्यादा मेच्योर नहीं हुआ है, तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। अब नंबर 4 की बात करें तो वो है फाइनेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अभी आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लैंड खरीद रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, तो आप लोन लेंगे। मतलब मान लीजिए आपने लोन लिया, आपको 12 से 13% तक आपको लोन चुका रहे हैं। तो 12 से 13% तक अगर आप लोन चुका रहे हैं और फिर फायदा क्या। मतलब आपको अगर रिटर्न यहाँ पे
15 से 20% तक मिल रहा है और यहाँ पे आप लोन चुका रहे हैं 12 से 13%, उसके बाद जाके आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ रही है, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा बहुत ही कम हो जाता है और आपको थोड़ा लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास रॉ कैश अच्छा खासा है, तभी आप इसमें घुसिएगा। क्योंकि लोन-वोन के चक्कर में अगर आप घुस रहे हैं, वो लोग घुस सकते हैं जिनका अपना घर नहीं है, तो एक घर वो अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना घर है, आप इसको इन्वेस्टमेंट तौर पे सोच रहे हैं, मतलब कि मुझे कोई दूसरा लैंड खरीदना है और बाद में उसकी प्राइस जब बढ़ जाएगी, मैं उसको सेल कर दूँगा। जब आपके माइंडसेट में ये है, तब आप लोन लेके करते हैं ना, तो ये समझदारी नहीं है। क्योंकि आप 12 से 13% या 14% तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपका मतलब ये तो भाई इन्फ्लेशन बीटिंग आप उनको रिटर्न दे रहे हैं, मतलब बैंक वाले को रिटर्न दे रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। रॉ कैश है तभी आप जाइए, वरना आप बिल्कुल भी भूल जाइए। इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, कोई दूसरे फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिसर्च करके, लेकिन इसमें मत जाइए। अब आपका हुआ नंबर 5 पे, वो है लीगल ड्यू डिलिजेंस। आपने ये सारे पॉइंट फॉलो कर लीजिए, कर लिया। उसके बाद आपने सोच लिया कि हाँ, मुझे अब खरीदना है। तो आपने वो लैंड के पास पहुँच गए, तो आपको उसमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहला है टाइटल वेरिफिकेशन, दूसरा है आपका अप्रूवल एंड परमिट्स, तीसरा है आपका बिल्डर रेपुटेशन। जो बिल्डर है या फिर आपका वहाँ पे लैंड का जो ओनर है, उसका रेपुटेशन कैसा है? उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि यार वो जो आपको वेरिफिकेशन जो भी आपको वो दे रहा है, कागज़ दे रहा है, वो लीगल है या नहीं है? कोई इसमें अभी पंगा चल रहा है या नहीं है? मतलब को बहुत विवाद भी चलते हैं, वो आपको भेज देते हैं। बाद में आप टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये तो विवादित विवादित ज़मीन थी और उसने सेल कर दिया। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में थोड़ा रखनी पड़ेगी और आपको उस पे रिसर्च करना पड़ेगा और तभी जाके आप उसमें मतलब आप फिर जाके उसको इन्वेस्टमेंट करें उस चीज़ में। उसके बाद नंबर 6 पे आता है हमारा एंगेज प्रोफेशनल्स। देखिए, आपको प्रोफेशनल्स को इसमें एंट्री मरवानी ही पड़ेगी। आप अगर अगर प्रोफेशनल्स को आपने इसमें एंट्री नहीं दी, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स मतलब लीगल एडवाइज़र, मतलब लीगल जैसे कोई वकील हो गया या फिर वो हो गया जिसको आप पे कर सकते हैं और वो आपका ये सब देख-रेख करे कि ये चीज़ें लीगल है या नहीं है। ये चीज़ें जो मतलब जो कागज़ है वो एकदम असली है या नहीं है, नकली है या कुछ है। ये चीज़ आपको उनको एंट्री दिलवानी ज़रूरी है। तभी आपका चीज़ें जो है वो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कोई धोखेधड़ी नहीं हुआ है। एकदम लीगल प्रॉपर्टी है, आप इसमें परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लोन है, आप लोन ले रहे हैं, आपका पहला घर है तो चलिए आप वो कुछ मतलब बनता है। लेकिन आपने लोन लेके 12 से 15% आप चुका रहे हैं, प्लस आप वहाँ पे एक ज़मीन ले रखे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए। ये नहीं कि आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बैंक को दे रहे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं, प्लस लॉयर की भी एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको बता देगा कि भाई ये चीज़ें लीगल है या नहीं है, इसमें क्या डिस्प्यूटेड है, कागज़ जो है वो असली है या नहीं है, वो चीज़ें वो उनको थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज होता है। नंबर 7 में होता है आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, आपका उसके बाद आता है आपका रेंटल मैनेजमेंट। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई मतलब आपने कोई ज़मीन मतलब घर बना दिया, आपने किसी को रेंट में दिया, अब वो ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं मतलब आपके घर को, और आप मंथली जितना आपको रेंट नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा आपको मेंटेनेंस प्राइस देना पड़ रहा है। तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक और चीज़ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी बैंगलोर में एक फ्लैट लिया था। तो फ्लैट उसको पड़ा बहुत ही मतलब महँगा, 70 लाख के करीब तक का पड़ा था। मतलब बहुत ही अच्छा खासा फ्लैट लिया था उसने, 3 बीएचके या फिर 4 बीएचके, आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा खासा फ्लैट लिया था, तो उसको 70 लाख या उतना तक का पड़ा था। तो उसका एक प्रॉब्लम वहाँ से फेस करनी पड़ी कि हुआ क्या कि उसको वहाँ पे जो मेंटेनेंस फीस है, और जो मंथली आपको पता है कि जो फ्लैट में जैसे सिक्योरिटी होते हैं या फिर जो सफाई होती है या फिर एक प्रॉपर सोसाइटी होती है, तो उसमें आपको मंथली कुछ पे करना पड़ता है। तो उसको मंथली जो है वो 7,000 टू 8,000 रुपीज़ उनको उसको पे करना पड़ रहा था। तो उसने तो 70 लाख का तो अपार्टमेंट भी खरीदा, प्लस अब 7 से 8,000 रुपए वो पे कर रहा है मेंटेनेंस चार्ज। तो उसका क्या फ़ायदा? मतलब वो चीज़ वो बाद में पछताने लग गया कि मतलब यार ये मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं लगा यार, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पैसे मैं तो भाड़ा ही दे रहा हूँ खरीदने के बाद भी। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, सेफ्टी के टर्म पे बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कुछ मतलब नहीं बनता 7-8 हज़ार रुपए, और अभी तो मेरे ख्याल से और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले बोला था वैसे उसने, लेकिन अब पता नहीं कितना होगा, लेकिन 7,000 रुपए तो वो दे ही रहा है मंथली। तो ये थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये नहीं कि आपने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 8 पे है, आपको रिस्क एंड चैलेंजेस से डरना नहीं है। रिस्क थोड़ा बहुत रहता है, मार्केट वॉलेटिलिटी तभी आपको फेस करनी पड़ेगी जब कोई बड़ा चेंजेस आएगा मार्केट में, जैसे मान लीजिए कोई वॉर लाइक सिचुएशन आएगा या पैंडेमिक आएगा या फिर कहीं स्टॉक मार्केट क्रैश आएगा, तो उसमें कुछ एक इम्पैक्ट जो है वो आपको जब लैंड में है, प्रॉपर्टीज़ में है, वो थोड़ा आपको दिखेगी। वो डेफ़िनिटली आपको दिखेगी, तो वो चीज़ को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो लैंड है, प्रॉपर्टी, आप इतना सारा पैसा एक साथ लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये जो वॉलेटिलिटी से है, ये थोड़ा इम्यून रहता है। मतलब आपको इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी फेस करनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत इसमें सतर्क चल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ठीक-ठाक रहता है रिटर्न।
अब दूसरी चीज़ आपको एक और चैलेंज भी फेस करनी पड़ेगी इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लिक्विडिटी। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था लिक्विडिटी मतलब मान लीजिए आपके पास अभी अर्जेंट कैश ही नहीं है, आपने 1 करोड़ रुपए की ज़मीन ले ली, उसके बाद आपके पास कुछ पैसे ही नहीं है। तो आपको फिर मजबूरन आपको बेचना पड़ेगा सस्ते में क्योंकि लिक्विडिटी का इश्यू रहता है। आपको इंस्टेंट कस्टमर भी नहीं मिलता। अब इंस्टेंट आपको कोई कस्टमर आप बोलेंगे यार मैं 1 करोड़ में खरीदा, मैं इसको 70 लाख में बेचूँगा, तब भी मुश्किल होता है बेचना कभी-कभार। वो बोलेंगे यार नहीं यार इतना ज़्यादा कैश कौन देगा? तो वो जो है फिर मजबूरी का फ़ायदा उठाने की बात आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि लिक्विडिटी नहीं रहती, आपको यहाँ पे बेकार का पैसा लगाना है। जैसे कि मैंने बताया आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 50 लाख रुपए आप इसमें कर दीजिए, 50 लाख रुपए अपना बचा के रखिए। 50 लाख रुपए आप इसमें कर सकते हैं, तो कभी आपका मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप कभी ऐसे ही मज़े-मज़े में आप देखेंगे जब प्राइस इसकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, तो आप उसका सेल कर सकते हैं। कोई मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठा के आपसे सस्ते में ना खरीद ले। बस ये आपको दिमाग में रखना है। अब 9वें पोज़ीशन पॉइंट में है, वो है एग्ज़िट स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट तौर पे देखा, तो आप एग्ज़िट स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली बनाइए। आपको आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यूज़ आ गई, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉप्स्टा पहले पॉइंट में बता दिया आपको रिसर्च करके करना पड़ेगा कि कौन-सा लोकेशन है। आपने रिसर्च कर लिया, आपने लोकेशन ले लिया, आपको पता चला कि यार यहाँ पे ना 7-8 साल बाद ना एयरपोर्ट बनने वाला है भाई, इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने ज़मीन ले ली अभी, 5 साल बाद या 6 साल बाद जब वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्राइस जो है वो आपको 100% मतलब या तो डबल पैसा होने के चांसेस है या ट्रिपल होने के पैसे के चांसेस है। तो तब आप एग्ज़िट ले सकते हैं क्योंकि आपने ये जो प्लानिंग तब की बनाई थी और आपका गोल कंप्लीट हो गया, आप एग्ज़िट ले लीजिए। तो आपको ये प्रॉपर प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। नंबर 10 जो है स्टे इन्फॉर्म्ड। देखिए आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट जो भी आपको रेगुलेशन निकालता है रियल एस्टेट पे मतलब ज़मीन पे, लैंड पे जो टैक्सेशन होता है, इस चीज़ के बारे में आपको पता करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बता रहा हूँ अगर 1% भी इधर-उधर होता है ना, आपको 1% बहुत बड़े डिफरेंसेस बना देता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई 1 करोड़ रुपए का ज़मीन ले रहे हैं, तो वहाँ पे 1% आपका 1 लाख रुपए हो जाता है। 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि 1% की भी जो वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है, एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। आप इसमें एजुकेटेड रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए, तो तभी जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको भी सैटिस्फैक्शन रहेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए, आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 10 पॉइंट को कंसीडर करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।